इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक का भाग नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे गांवों की उजरी भट्टियां। गांवों की भट्टी कैसे उजरी, इसके बारे में हम इसके आगे से जानेंगे। ठीक है। बुजट स्टील उत्पादन। बुजट स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी और लोहा उत्पादन के लिए लोहे का ढांचा जरूरी था। लोहे के ढांचा वाले तकनीक जरूरी थी और आग लगाने का तकनीक तो चाहिए ही चाहिए। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। एक सामान्य गतिविधि जैसे एकदम बछड़ा जैसा होता है वैसे ही। खास तौर से इस तरह हम क्या करते हैं, बाहर गए कुछ खा लिए, ये सामान्य गतिविधि है। वैसे ही इधर का लोहा बनाने का काम था। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलाएं कारगर थे और ऐसे प्रगालक कारगर थे, मतलब लोग थे जो हथियार बनाते थे, जो लोहा बनाने के लिए लौह आसक के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। मतलब लोहा का जो भंडार होता था, कच्ची लोहा का स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। जो हमारे स्थानीय भंडारक हैं देने वाले, उनसे हम खरीद लेते थे और उसी का इस्तेमाल करते थे। आज भी बहुत जगह अपने अपने एरिया में मालूम करो कि कहाँ कहाँ लोहा सस्ते में मिलता है और कहाँ से उसका होलसेलिंग चालू होता है। वहां पर इसका काम चलता है, वही लोग उसके सेठ होते हैं। इसी लोहे से कारखाने में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे और कारखाने में बनना चालू हुआ दैनिक इस्तेमाल का औजार और साधन। दैनिक औजार में क्या आता है? चाकू, हंसुआ, फरसा, बर्छी, ठीक है, भाला, तलवार, खूपी, चटाई, लोहा, प्लेट और गरासी, खुरपी, कुदाल, टांगी, आरा, ये सब स्टील तो आरा से बनता था, तभी तो लकड़ी कटता था ना। और बहुत सारे दैनिक हथियार भी बनने चालू हो गए। और जैसे में मारपीट करने के लिए भी बहुत सारे लोहे का औजार बनता था और त्रिशूल बनता था। और साधन क्या हुए? टमटम, बैलगाड़ी। घरों में जब अर्गलाएं बनती थी, मतलब आज बीम बोलते हैं उसको, बीम को जोड़ने के लिए लोहा का इस्तेमाल होता था। बहुत जगह मंदिर में जाओगे, पुराने मंदिर में, तो 2 टाइल्स को जोड़ने के लिए भी लोहा का इस्तेमाल होता था। होता है कि नहीं? बहुत सारे पुराने मंदिर में जाओ, आज भी 2 पत्थरों के बीच में लोहा मिलेगा। पत्थर टिकाने के लिए भी लोहा का इस्तेमाल होता था। मंदिर को ठीक तरीके से बनाने के लिए लोहा का इस्तेमाल होता था। आज तो पूरे पिलर गढ़ देते हैं रॉड से। पहले मूर्ति बनाने के लिए भी अंदर में एक लोहा, छोटे छोटे लोहा को गढ़ दिया जाता था। ये साधन हो गया। टमटम बनता था, टमटम का पट्टा बनता था। लड़कियों का जो डोली होता था, डोली को जोड़ने के लिए उसमें पट्टा लगाया जाता था लोहे का, कि वो जल्दी टूटे नहीं। टमटम का पहिया बनता था। तो बहुत सारे साधन हुआ करते थे, इसका इस्तेमाल आज भी होता है। आज तो बहुत ज्यादा लोहा का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में रखी सुखाई गई ईंटों से बनी होती है। कच्ची ईंट से वहां की भट्टी बनती है। प्रगलन का काम पुरुष करते हैं, आग लगाने और काम करने का काम पुरुष करते हैं, जबकि महिलाओं का काम है उसमें हवा देना, धुकना। वे कोयला को लगातार दहकाने के लिए हवा देती है और जो कोयला आग जलाने के लिए जरूरत होती है, तभी तो उस पे लोहा को गर्म करेंगे। तो आग दहकाने का काम औरतों का होता था और मर्दों का काम होता था उसको सेकना और हवा खींचना। देखो इधर कैसे, इधर लाठी को नीचे किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर देख लो, पलामाऊ बिहार के लोहा कारीगर, ये बिहार के लोहा कारीगर हैं। तो उस समय बिहार कितना बड़ा था? झारखंड बिहार में था, उड़ीसा बिहार में था, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट था, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा भाग था, मध्य प्रदेश तक ले था, और इधर से नेपाल का कुछ सिरा बिहार में आता था। बंगाल तो छोड़ दो, बांग्लादेश के तटीय इलाका भी आते थे,
बिहार में। बिहार बहुत बड़ा इलाका था। तो ये चित्र देख लो, इधर बिहार के लोग हैं और नीचे वाला चित्र ये झोपड़ी है। मध्य भारत का एक गांव जहां लोहा प्रगालकों का आगड़िया समुदाय रहता था, और यहाँ पर आगड़िया समुदाय रहते थे। ये झोपड़े का घर है, ऊपर से खड़ पतवार का बना हुआ खोप है। इसको मिट्टी का क्या बोलते हैं गांव में, इसको बोलते हैं मड़ई। मड़ई का घर है ये। ढोइचा का ये इस पर लगता था, और बहुत लोग धान का पुआल का भी बना लेते थे, और चिवड़ा में जो सिरका होता है, सिरका भी ऊपर देते थे। इसको मूज बोलते हैं उसको। आगड़िया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे, बहुत माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे आगड़िया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्ठी नहीं चलाई थी, फेंकती रही थी। अब इसमें फेंकती रही थी क्या है, ऊपर वाला लाइन का होगा। हाँ, कोयला को दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे। नया वन कानून जो बना था वही था, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि वन से लकड़ियां काटने में पाबंदी लगा दी गई थी। तो वो लोग क्या करेंगे जब वन में पाबंदी लगा दिया गया था, लकड़ी नहीं काटना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसलिए जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वाले को कोयला के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती, और लोह आयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे, और लोहा के सामान भी वो कहाँ से ला सकते थे। लोह आयस्क मतलब लोहा बनाने वाला मिट्टी, वो भी तो जंगल से ही आता था, लेकिन अब वो भी नहीं आ पा रहा था, तो कैसे बनाएंगे, नहीं बनता था। वन कानून को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छुपे जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रखा जा सकता था। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे, और बहुत सारे लोग लोहा का हथियार बनाना, सामान बनाना छोड़ दिया और दूसरे आजीविका के काम ढूंढने लगे। क्योंकि पेट सबसे बड़ा चीज है भाई। पेट में अनाज नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हारे पेट में खाना नहीं रहेगा तो पढ़ोगे कैसे। चलो मैंने मान लिया कि एक दिन बिना खाना खाए रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 8 क्लास में हो 3 दिन रह सकते हो, चौथा दिन फिर क्या होगा। चौथा दिन तो खाना पड़ेगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए वो काम छोड़ दिया। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर रही थी। और अनुमति तो दे दिया गया था कि जंगलों में जाओ, लेकिन सरकार क्या किया, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, बहुत ज्यादा कर लगा दिया कि तुम इतना सामान ले जाओगे तो इतना देना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने ये समस्या की वजह से उनकी जो आमदनी थी वो कम होने लगी। तब तक मैं ये बता देता हूं, एक व्यापक उद्योग, ठीक है। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जब जंगलों में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था, और सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मिल
न दिखाई देता हो। यहाँ के आदमी लोहा परगलकों को ऐसे भंडारों से आयशक हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लोहा विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। और पहले हर जगह पर लोहा बनता था, आज ना नहीं बनता है। पहले हर जगह, हर जिले, हर गांव में लोहा बनाने वाले मिल जाएंगे। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था, और ब्रिटेन से लोहा और इस्पात, लोहा और स्टील आने लगा। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहा का इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता था। इसलिए इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों मतलब कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी, क्योंकि वहां का लोहा कमजोर होता था, लोहा उधर का कमजोर मिलावटी होता था। इसलिए 20वीं सदी के शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई, और 20वीं सदी में एक नया चुनौती खड़ा हो गया कारीगरों के सामने। भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय, और उस समय भारत में ही लोहा और इस्पात कारखानों का उदय हो गया, मतलब बनना चालू हो गया। जिसमें देखते हैं धातु मल, धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा, उसको बोलते हैं धातु मल। तुम अल्मुनिया को आप आग में उसको पिघलाओ, पिघलाने के बाद भी ऊपर आपको कचरा मिल जाएगा, उसी कचरा को धातु मल बोलते हैं। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोरारजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहा आयशक भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। कौन? जमशेदजी टाटा, जिसके नाम से जमशेदपुर टाटा नाम पड़ा है टाटा में। उन्हीं का बड़ा बेटा दोरारजी टाटा, जिसके वंशज हैं रतनलाल टाटा, तो छत्तीसगढ़ में भंडार खोज रहे थे आयशकों का, लोहा, कच्ची लोहा का, मिट्टी का। वे भारत के ऐसे आधुनिक लोह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए अच्छे लोहे आयशक भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्चा करने को तैयार थे। और ये जो थे जमशेदजी टाटा, ये तो पहले से अमीर थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत कारखाने खोल रखे थे। जैसे में धागा बनाने वाला कारखाना तो खोल ही रखे थे, लेकिन वो चाहते थे कि लोहा बनाने वाला कारखाना भी हम अब खोलें। जिस तरह अभी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी कॉपर बनाने की कंपनी खोल रही है हिंदुस्तान में, जिसके लिए 600 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया गया है। लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा आयशक भंडारों का पता लगा लिया जाए। जरूरी है, भंडार जब तक नहीं होगा तब तक कहां से काम चलने वाला है। ठीक। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानबीन के बाद वेल्ड और दोरारजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरी में भरकर लोह आयशक ले जा रहे हैं, मतलब लोहे वाली मिट्टी ले जा रहे हैं। ये अगड़िया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे आयशक कहां से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी कि उधर से ही ला रहे हैं। बेल और दोरारजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी पर अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। उसका नाम था रजहारा पहाड़ियां। रजहारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह आयशक भंडारों में से एक है। कौन सा? रजहारा पहाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह आयशक भंडारों में से एक है। लेकिन
यहाँ एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाना लगाने के लिए आसपास कहीं पानी भी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अब सामान तो मिल गया, कच्ची माल मिल गई, अब फैक्ट्री लगाने के लिए जगह खोजा गया। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। वो भिलाई स्टील का सामान वहां से आपूर्ति मतलब वहां से मिला। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। और टाटा में जो नदी है उसी को बोलते हैं, कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर टाटा के नजदीक ही है। झारखंड के सबसे महंगा सिटी जमशेदपुर टाटा, ठीक है। तो वहां पर फैक्ट्री लगा दिया गया। आज भी जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का फैक्ट्री है करीबन 9 किलोमीटर में फैला हुआ है, वो 9 किलोमीटर रेडियस में है और इतना बड़ा है कि 4-5 मालगाड़ी तो खड़े घुस जाए तो भी कुछ नहीं होगा। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था, जहां टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिक्को कंपनी के नाम से चालू हुआ था। टिक्को की स्थापना हुई, जिनमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा और 1912 से ही लोहा और स्टील के उत्पादन शुरू हो गया था हिंदुस्तान में, मतलब भारत में 1912 में ही स्टार्ट हो गया लोहा और स्टील बनना, जिसका नाम था टिस्को कंपनी। आज भी टिस्को का नाम जानते हो, लोहे और स्टील पर लिखा आता है टिस्को स्टील। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में जब भारत का क्या हुआ था, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। देखो इधर बना है, दिख रहा है ना फोटो में, यही है टाटा स्टील कंपनी। 1940 में ये फोटो को क्लिक किया गया था। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक बुक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है, बुक का नहीं चैप्टर का है। आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रही थी और आमतौर पर यहाँ के लोग ब्रिटेन के सामान का इस्तेमाल करते थे और ब्रिटेन के यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी थे, वह भी क्या करते थे, ब्रिटेन से ही मंगाया हुआ लोहे का इस्तेमाल करते थे। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी और स्टील वाली पटरियों की मांग हिंदुस्तान में बढ़ गई। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि भारत में भी लोहा बनाया जा सकता है, इस्पात बनाया जा सकता है। सारे टेक्नोलॉजी को भारत से ही ले गए, लेकिन फिर भी संदेह है कि भारत में बन सकता है। अरे भारत तुमको चलना सिखाया, तुमको पैदा करना सिखाया, तुमको बनाना सिखाया, तुम भारत पे ही संदेह कर रहे हो भाई। ऐसे ऐसे प्रगलाएं यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेलवे की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे, उस समय अंग्रेजों ने शुरू किया था भारतीय रेलवे, टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों की पटरियों बनाने का काम भी सौंप दिया गया। क्या क्या काम सौंपे गए? बंदूकों के लिए गोला
चारों तरफ नहीं लगा रहता है लोहे का, उसको बनाना और रेल के लिए पटरियां बनाना, इनका काम सौंपा गया था टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी टिस्को को। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि 1919 तक स्थिति इतना बदल गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी और 90% जो सामान बनता था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था और लोहे का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था टिस्को कंपनी, जो दोरारजी टाटा जमशेदजी टाटा के तरफ से लगाया गया था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय कारखानों का ब्यौरा बढ़ने लगा, जगह बढ़ने लगा और कारखाना बढ़ने लगा और सामान की जरूरत भारत को ही अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे थे। जमशेदपुर 1919 और उस समय बिजली इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल, देखो यहाँ पर पोल लगा हुआ है। फिर से बात करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो टेलीफोन का भी वायर यहाँ से खींचा जाता था। उस समय टेलीफोन चालू हो गया था, चलता था, टेलीग्राम चलता था और ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय, यहाँ पर चित्र देख लो, ये है हमारा जमशेद जी का ये कंपनी, किस तरह यहाँ पर काम होता था। देखो आज उसमें चल जाओ, आज वो फैक्ट्री इतना आलीशान है कि लगेगा कि वाह क्या आ गए हम, ऐसा है। अक्टूबर 1919 में इसका स्थापना हुआ, 1919 में इसको क्लिक किया गया है। हमारे अतीत औद्योगिक वस्तुओं की मांग, भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे मतलब पहले विश्व युद्ध के तुरंत में आया और उसके बाद आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षित ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगों को माननी पड़ी थी और ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण बदलने और भारतीय नियंत्रण पर स्थापना करने के लिए बहुत सारा अपना औद्योगिक औपनिवेशिक शासन को आखिरी दशकों में मांगों के अनुसार उसको बदल दिया गया था। जैसे में यहाँ पर है, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ किस चीज के लिए? विकसित और औद्योगिक वर्ग तत्वों ने किया। सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद हुई थी और सरकारी संरक्षण को मांगा गया जो उन्हें मिला। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में उन्हें सारी मांग को मानना पड़ा। मानना ही पड़ेगा भाई, देश में जब तुमको राज करना है तो मानना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं जापान में औद्योगिकी के शुरुआती साल। और जापान में शुरुआती साल कौन सा था औद्योगिकरण का? 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपति को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देश उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया, मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दिया। जिस तरह अभी
मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान को दे रही है बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए भारत को। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवा चालू हुआ। टेलीग्राम, रेलवे और वाष्पोचलित जलपोतो, मतलब वाष्प से, जैसे पानी ढबकाने के बाद उसका जो भाप होता है, भाप से चलने वाले पानी पर चलने वाले जहाज का विकास हुआ। पश्चिम से नवीनतम तटीय नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपति को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किया और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों को बेच दिया गया और व्यवसायिक घरानों के लिए इसको सस्ते दाम पर बेच दिया गया, क्योंकि बहुत सारा सामान बना था, उसको भी तो खपाना था ना। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था कि विदेशी कब्जा कर लेगा, उससे पहले अपने आप को बढ़ाओ भैया, बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था, इसलिए जापान अपने आप को हर जगह से बचाता चला गया। लेकिन बाद में हिटलर हुआ, बहुत सारे विश्व युद्ध में जापान हारने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए, और जापान में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए अमेरिका ने क्या किया, लिटिल बॉय मतलब परमाणु बम 2 छोड़ दिया। नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम छोड़ दिया गया जापान के। आज भी वहां के बच्चे पैदा होते हैं तो लूल्हे लंगड़े पैदा होते हैं। आज भी इतना पावर था अमेरिकन बम का। और समझो कि आज का जो परमाणु बम इस्तेमाल होता है वो पहले से 10 गुना क्या 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब एक बार फोड़ दें तो एरिया खत्म, सर्वनाश। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? जमदानी क्या है? 3 नंबर है बंडाना क्या है? 4 नंबर है अगड़ियां कौन होते थे? ठीक है। 5 नंबर है रिक्त स्थान भरे। अंग्रेजों का सिंटज शब्द हिंदी के छिंद शब्द से निकला है। ठीक है। टीपू की तलवार डैश स्टील से बनी थी। किस स्टील से बनी थी? अरे इसका जवाब तो सिंपल है, इस्पात से बना था। किससे? इस्पात से। ग नंबर है भारत का कपड़ा निर्यात डैश सदी में गिरने लगा। 1819वीं सदी में गिरने लगा था। आइए विचार करें। अब हमारा प्रश्न उत्तर चालू हो जाएगा। 6 नंबर विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? 7 नंबर इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? 8 नंबर ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह का प्रभाव पड़े? 9 नंबर 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? 10 नंबर भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? 11 नंबर है पहले महायुद्ध के दौरान
अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? विश्व युद्ध के बाद से, विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से मदद मिल गई इनको। इसी बात की वजह से इनको मदद मिली कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हमारे सामान बनाओ, और उसके बाद से रेल के पटरी बनाओ। जैसे में गोला, तोप के गोला में जो प्रगलाएं होती हैं, अर्गलाएं जो साइड में लोहा उसमें बारूद भरा जाता है, उसको बनाने का भी ऑर्डर मिल गया था। आइए करके देखें, ये आप खुद करके देखो, मैं बता देता हूँ। जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाइए। अपने इलाके में कहीं भी पुराने जगह पर चल जाओ, वहां पर हस्तकला का निकासी दिख जाएगा। मैं जगह बता देता हूँ, मंदिर में चले जाओ। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाजारों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। देखें कि पिछले 50 साल के दौरान इन चीजों में किस तरह बदलाव आए हैं। 13 नंबर, भारत के नक्शे पर विभिन्न हस्तकलाओं के अलग अलग केंद्रों को चिन्हित करें। पता लगाएं कि ये केंद्र कब पैदा हुआ था, इसके बारे में आपको मालूम करना है। और यहाँ पर हमारा ये बुक खत्म होता है, ये चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। ठीक है, बुक नहीं, पाठ खत्म होता है। मैं जो बोल देगा वही सही थोड़े होता है, मेरे बोलने से सब तो सही नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, जो बुक में लिखा है वो भी 80% सही है, 20% हम सही नहीं मान सकते उसको भी। और ऐसे ही अपना सारा नोट्स कंप्लीट करो और कमेंट करो कि सर मैंने कर लिया है। और उसके बाद इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी को हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद।